परिवहन मंत्री श्रीमान विक्रम ठाकुर जी एवं उनके साथ HRTC के वाइस चेयरमैन श्री विजय अग्निहोत्री जी और हमारे HRTC के MD साहब संदीप कुमार जी एवं GM सिंगला जी, मैं आपको पत्रकार मित्रों में स्वागत करता हूँ और मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वो रस को संबोधन करें। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आज धर्मशाला में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी HRTC की, और उसके साथ साथ जो हमारे पीस मील वर्कर्स हैं जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट पे किया है, उन्होंने एक तरह से धन्यवाद करने के लिए एक कार्यक्रम रखा था। उन दोनों कार्यक्रमों में आज मैं रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो पीस मील वर्कर्स का जिनकी संख्या 983 बनती है, और पीस मील वर्कर्स की किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं थी इस वर्तमान सरकार में। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने इनको जो अनुबंध पे जो है वो परिवर्तित किया है, और इसमें से 754 को जो है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया है, और जो बाकी 229 बचते हैं, जैसे जैसे पोस्टें खाली होती जाएंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली सितंबर 2022 तक इन सबको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग ले लेंगे। हम पिछले लंबे समय तक कोरोना की महामारी के कारण सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट हुआ है तो वो HRTC के ऊपर हुआ है। आज भी हम लगभग 1200 करोड़ रुपए की जो हमारी देनदारियां हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 1200 करोड़ रुपए के घाटे पे इस समय हैं। और उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस सारे बेड़े को चलाने के लिए हमारे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने बहुत बड़ा अनुदान हमें दिया है, बहुत मदद की है। और उसमें एक ही फिगर अगर 2021-22 की देखें तो 673 करोड़ रुपया जो है वो सरकार की तरफ से HRTC को चलाने के लिए मिला है। ये इतिहास में जब से हिमाचल प्रदेश बना है तब से आज तक इतना बड़ा अमाउंट जो है वो हम लोगों को HRTC को नहीं मिला है। उसके अलावा जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको उनका जो महंगाई भत्ता है वो हमने 113% से बढ़ाकर 159% किया है, जिससे लगभग 14 करोड़ रुपए का जो वित्तीय बोझ है वो प्रति वर्ष पड़ेगा। इसी तरीके से एक काम और भी किया गया है इसमें कि जो हमारे एम्प्लॉइज रिटायर्ड हो जाते थे उनको पेंशन के लिए 6-6 महीने लगते थे। हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनको अतिशीघ्र, यानी जैसे आज रिटायर हुए हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर हम उसकी पेंशन की अदायगी जो है वो सरकार ने करनी शुरू कर दी है। और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बड़े लंबे समय से डिमांड है कि उनके बहुत से एरियर्स हैं जो उनको मिले नहीं। तो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम 110 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें मार्च 2022 तक जितने भी उनके बेनिफिट्स बनते हैं उन सब बेनिफिट्स का जितना भी पैसा बनता है वो कर्मचारियों के खाते में चला जाएगा। पिछले 4 वर्षों में हमने 3510 कर्मचारियों की नियुक्ति की है और 1220 कर्मचारियों को प्रमोट किया है, और उसके साथ साथ 3467 कर्मचारी जो है वो नियमित किए गए। इसी तरीके से आज एक सबसे बड़ा काम जो HRTC में किया है, क्योंकि आपके ध्यान में होगा कि HRTC में जो ड्राइवर और कंडक्टर्स ड्यूटी पे रहते हैं, कई बार एक्सीडेंट होता है, उसी समय डेथ हो जाती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। जो करना मूल आधार का के ऊपर जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में होता था, जब उनका नंबर आता था तो उस समय उनको नौकरी मिलती थी। हमने उसको बदला है। हमने इसमें किया है कि उसकी डेथ के इसमें एक्सीडेंटल डेथ जब हो जाती है, उसकी काम करते हुए उसकी मौत हो जाती है, तो विद इन 3 मंथ
उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य को जो है वो नौकरी देने का प्रावधान किया है। आज जो हमारी बीओसी की मीटिंग हुई है, बीओडी की मीटिंग हुई है, उसमें सबसे बड़ा फैसला हमने ये किया है कि हमने छठा पे कमीशन जो है वो उसको हमने अडॉप्ट किया है, और ये जो रिवाइज पे है वो हम 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर ये जो हमारे रेगुलर्स हैं या पेंशनर्स हैं उनको 2 और 3 महीने के अंदर अंदर हम इनको जो है रिवाइज पे देंगे, जिसके कारण से लगभग 400 मंथली 12 करोड़ रुपए का जो है वो एडिशनल जो है वो हम पे पड़ेगा। और इसी तरीके से आज हमने बीओडी की मीटिंग में सैद्धांतिक रूप पर जो सरकार ने फैसला लिया है कि 50% महिलाओं को 1 जुलाई से एचआरटीसी की बसेस के अंदर आधा किराया लगेगा, उसको भी हमने आज ये इसको जो उसको हमने लिया है। जो इंटरस्टेट जो हमारी स्टेट के अंदर चलने वाली बसेस हैं उसमें महिलाओं को 50% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा एक नया काम हमने किया है, उसमें हिमधारा नाम से एसी बसेस जो पहले कभी एचआरटीसी के बेड़े में नहीं आई हैं, वो उन बसेस को इंट्रोड्यूस किया है। और उसमें हमने लगभग बाकी स्टेट्स की जो बसेस चलती हैं उसमें 25% इंक्रीज है किराए का, एसी बसेस की बात कर रहा हूं, लेकिन हमने उसको 20% के ऊपर आज जो है उसका फैसला लिया है। जो फिक्स मेडिकल अलाउंसेस लेते हैं उनका अलाउंस 250 रुपए मिलता था महीने का, उसको हमने 400 रुपया जो है वो कर दिया है। इसके साथ साथ जो एक्टी सेक्रेटरीट में सिक्योरिटी में काम करने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी जिस तरीके से पुलिस स्टाफ को हम पास देते हैं उनको भी हमने ये एक व्यवस्था की है। और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जो आने वाले दिनों में, जैसे अभी हम 205 नई बसेस खरीद रहे हैं, अभी उसमें से 60 के करीब बसेस आनी बाकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ सरकार ने एक और नया फैसला लिया है कि हम इस बेड़े में 360 नई बसेस जो है उसको हम करेंगे। तो वो फैसला भी हमने ले लिया है, और आने वाले दिनों में 360 बसेस के ऊपर जो है वो टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ नई जो 360 बसेस जो है वो इस बेड़े में शामिल हो जाएंगी। ये और आपके ध्यान में ये भी रहे, कोरोना में काफी हमारी सर्विसेज जो है वो बंद हो गई थी। इस समय हमने 90% के करीब जो है वो सर्विसेज जो है वो रिस्टोर की हैं, और लोगों की मांग के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा जो चंडीगढ़ है वहां से हमने शिमला के लिए, धर्मशाला के लिए, और इसी प्रकार से शिमला से कटरा के लिए नई बसेस लगाई हैं। और आने वाले दिनों में भी जब भी हमें कोई डिमांड्स आएंगी तो वोल्वो बसें वहां भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। यही आज की हमारी जो मीटिंग हुई है उसके कुछ फैसले थे जो मैं आपके बीच में बताए हैं, और किसी को कुछ और बात पूछनी है तो पूछ। जो अवैध तौर पे चल रही थी, अभी भी बसेस लगातार चलती हैं, तो कुछ बसेस को आपने डीबार भी किया था, तो उसके लिए क्या आपकी कोई प्लानिंग है, इनको रोकने के लिए स्थायी कोई नीति है? जिस समय के ऊपर किसी प्रकार की ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, तो ये आप देगा की बात कर रहे हैं, देगा के बाद मैंने मंडी में भी इसी प्रकार से एक रात वहां लगाई थी इस काम के लिए। और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो बसें चलती हैं, प्राइवेट वोल्वो बसें चलते हैं, उन्होंने किसी न किसी प्रकार की कोई वायलेशन करते हैं, और आपको इस बात की प्रसन्नता होगी कि हमने इन सारी चीजों को पकड़ा है, पकड़ा करने के बाद रेगुलराइज किया है, और बहुत सी ऐसी बसें हैं जिनको बॉन्ड कर दिया है जो चल ही नहीं पाएंगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं लीकेज रहती है। हमने विभाग को निर्देश दिए हैं, और मैं डे टू डे बेसिस पर, आजकल टूरिज्म सीजन चल रहा है, और मैं देख रहा हूं कि विभाग बड़ी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। लगातार डेली बहुत से जो चलान है वो इन बसेस पे हो रहे हैं। सर, एचआरटीसी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या एचआरटीसी में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तो सबसे पहले हम अपने बेड़े को सुधारने की बात कही है। हमें ऐसा लगता है, क्योंकि अक्सर हम आपके मीडिया में ये देखते भी रहते हैं, लोग अक्सर शिकायत भी करते हैं, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग बसेस को परचेज नहीं कर पाए थे। अभी 205 बसेस की मैंने बात की है, उसके बाद 350 का काम हम और लगा रहे हैं। एक तो हम इस बेड़े में नई बसेस लाएंगे, जिसके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि लोग एचआरटीसी को पहले भी पसंद करते थे,
और जिस समय आप बेड़े के अंदर एसी बसेस की इंट्रोडक्शन करेंगे, वोल्वो बसेस की इंट्रोडक्शन करेंगे, नई बसेस लाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। सर कांग्रेस के टाइम 1000 बसें खरीदी गई थी, नीली बसें, और वो अभी कंडम ही है, एक तरह कंडम ही हो रही है, उस पे क्या कर रही है गवर्नमेंट? आप कौन सी बसेस की बात कर रहे हो? जेएमएम? हाँ जी सर। हाँ, ये बिल्कुल ठीक आपका क्वेश्चन है। जो उस समय जो बसेज आई थी, वो बसेज शहरों में बसेज को चलाने के पैटर्न के ऊपर थी। टोपोग्राफी में हम लोग उसमें फिट नहीं बैठते। उस समय का जो डिसीजन गवर्नमेंट का जो था वो गलत था। हमें उसी प्रकार की बसेज लेनी चाहिए थी जो हिमाचल प्रदेश में चल सकती हैं। लेकिन फिर भी हमारे विभाग ने कोशिश करके कुछ बसेज को चलाया है, कुछ बसेज उसकी चली है, लेकिन बहुत अधिकांश बसेज ऐसी हैं जो हिमाचल की टोपोग्राफी के कारण से फिट नहीं हो पाई। क्या कम्युनिटी बसेस सर उनका करेंगे क्या? मतलब कबाड़ में क्या करेंगे? ये माननीय एमडी साहब अभी ये बोल रहे हैं कि उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। हमने बहुत सी यानी अधिकांश बसेस को चलाया है, अधिकांश बसेस को चलाया है। और क्योंकि वो पहले खड़ी थी और जिस समय ये हमारा कोरोना काल हुआ उसके बाद उस समय हमने रूट्स को रेगुलराइज किया है, तो उसमें बहुत सारी बसेस जो है वो हमने वो ली है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि वो बसेस हिमाचल प्रदेश की जिस प्रकार के रोड्स हैं, जिस प्रकार की टोपोग्राफी है, उसमें वो ठीक नहीं बैठती। सर कोई संख्या है कि कितनी ऐसी बसें हैं उनमें से कि जो यूज ही नहीं होंगी? ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है सर, चढ़ा साहब बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें से प्रयोग नहीं हो रही हैं, अधिकांश बसेस प्रयोग हो रही हैं। कुछ बसेस जो खराब हो गई होंगी या जो बसेस जो रिपेयर से बाहर हैं, वो जरूर खड़ी मिलेंगी आपको। प्रॉब्लम क्या थी सर बसेस में? उसमें उसकी हाइट जो नीचे की है, जमीन की होती है, हिमाचल का बहुत सही जैसे प्लेन भी है, आप तो वहां चलती है ना वो। आप देखिए जाके, ऊना में चलती है, नालागढ़ में चलती है, आपके पठानकोट में चलती है, तो वो चलती है। लेकिन मैं ये वैसे बोल रहा हूँ जो लॉन्ग रूट के अंदर वो बस जाएगी, आपने देखा होगा उसमें जो कोई बैठा है उसमें सामान कहाँ रखना है उसकी व्यवस्था नहीं है, जो जिस प्रकार से वो बसें बनी। सर ये भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है, न जाने कितनी सच्चाई कितनी नहीं, जो नई बसेस आ रही हैं उनकी जो बॉडी है वो ट्रक की है, चेसिस जो है, तो उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट महकमा भी रजिस्टर करने में थोड़ा आनाकानी कर रहा है। कितनी सच्चाई सर इसमें कुछ है? बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर। टेक्निकली जिस प्रकार का मॉडल अप्रूव हो रहा है थ्रू इंडिया में, उसी प्रकार की वो बसेज है, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भ्रमित है बात कहने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था कि ये जो बसेस आप नहीं खरीद रहे हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, जो अदर स्टेट्स हैं, पहाड़ी राज्य को छोड़ दें, वहाँ पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये लोग बसेस को लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल बसेस का बेड़ा लेते हैं। तो ये जो नई बसें आप खरीद रहे हैं, या इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, या कोई काउंट है जिस काउंट पे आप इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल बसेस लेंगे? 205 बसेस की मैं बात कर रहा हूँ, 205 बसेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 50 इलेक्ट्रिकल बसेस हैं। अभी हम जो नए बेड़े में जा रहे हैं, जो हमने 360 वाला है, उसमें भी हमने इलेक्ट्रिकल बसेस की प्रोपोर्शनलिटी बढ़ाई है। इसलिए वातावरण को ठीक रखना, वातावरण सही रहे, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर 75 बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल बसेस जो है वो चल रही है। और आने वाले दिनों में जब भी हम बेड़े की बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजों को हम अपनाएं। तो क्या सर एचआरटीसी तैयार है उसके वर्कशॉप्स में चार्जिंग यूनिट्स और बैटरी का सारा? कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन देने हैं, उन सारी चीजों की प्रपोजल बनी है। ठीक हमारी है। कोशिश है कि हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिकल बसेस चलें। और सर जैसा कि आपने कहा कि कोई भी कर्मचारी अगर एक मिनट अगर पूरा कर दूं इसको, छोटा सा ये आपके प्रश्न के उसमें 15 इलेक्ट्रिकल बसेस धर्मशाला में जी, और 20 इलेक्ट्रिकल बसेस शिमला में, उनका टेंडर कर दिया है, वो अगस्त में बेड़े में आ जाएंगे। हाँ सर बोलिए। धर्मशाला का बस स्टैंड कब शुरू होगा सर, बनना कब शुरू होगा? ये वैसे काफी हद तक हमने उसके ऊपर काम किया है, आपके ध्यान में होगा। आप सभी लोग यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, किन किन परिस्थितियों के अंदर उसमें क्या क्या हुआ है, आपके ध्यान में रहे कि हम एफसीए की लास्ट स्टेज में हैं। उसमें ये जो हमारा फॉरेस्ट केस होता है उसकी लास्ट स्टेज में है। मुझे लगता है अति शीघ्र हम उसके ऊपर कामयाब हो जाएंगे और वहां पे काम चलेगा। सर अड्डा तो बना नहीं है, पर वहाँ एक निजी कंपनी जो है वो एचआरटीसी की बसों से भी पैसे वसूल दिए, ये क्या है? हाँ, जब उस समय की सरकार ने इस प्रकार की नेगोशिएशन की थी,
नेगोशिएशन तो ये होनी चाहिए थी कि जिस दिन अड्डा बनेगा उसके बाद हम वहां से पैसे लेने शुरू करेंगे, लेकिन पिछली सरकार ने ऐसा एमओयू साइन किया और उस एमओयू के साइन करने के बाद जिस समय हमने किसी प्रकार की को हरकत करने की कोशिश भी की तो उसमें कोर्ट की इंटरवेंशन ले ली बंदों ने, उसके कारण से परिस्थितियां उसी प्रकार की बनी हुई। सर धर्मशाला जो वर्कशॉप है HRTC की, उसकी भी खस्ताल है, काफी लंबे समय से ये मुद्दा चला हुआ, उस पर भी कोई हल नहीं हुआ अभी तक। आपके ध्यान में रहे कि ये जो हमारा स्मार्ट सिटी है उसमें धर्मशाला आता है, धर्मशाला की स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम नया वर्कशॉप जो है वो वहां पे उसको प्रपोजल हमने दी है और मुझे ऐसा लगता है उसके लिए 13 करोड़ रुपए का नया एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बना के दी है। अतिशीघ्र उसके ऊपर काम चलेगा और एक भव्य जो हमारी वर्कशॉप है वो यहाँ बनेगी। सर HRTC से हटके थोड़ा सा उद्योग पे हम बात करेंगे। आपने कहा था कि सीमेंट की जो कीमतें वो कम होगी, लेकिन अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं आपके ध्यान में है कि ये कम भी हुई है 40 रुपए से लेकर 50 रुपए तक। सर आपने उसके बाद भी कहा था कि कम, ये तो लेटेस्ट हुई है सर। ये उससे आपकी बात प्रश्न बिल्कुल सही है। कीमतों के विषय में मैंने पहले भी ये बोला था कि जो सीमेंट है उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उसके आगे आपका प्रश्न ये होता है कि सरकार का नियंत्रण नहीं होता लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सा मटेरियल ऐसा है जो उनको बाहर से मंगवाना पड़ता है जिसके कारण से उसकी कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सीमेंट की कीमतें केवल और केवल, देखो आपके ध्यान में रहे, थ्रू आउट इंडिया जो कीमतें बढ़ी हैं उससे आधी कीमत हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है, लेकिन वो भी नहीं बढ़नी चाहिए। ऐसा है ना सर, 50 रुपया बढ़ के और 40 रुपए कम होके वो कहीं ना कहीं तो कीमत बढ़ी है। नो डाउट, मैं तो मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मेरा उत्तर यह है कि हमारा उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। सर क्या कारण है कि जो HRTC की वोल्वो है उसका किराया प्राइवेट वोल्वो से ज्यादा है? शायद आप लेटेस्ट गए नहीं है उनमें, हमने भी वैसा ही कर दिया है जैसा उनका किराया है। मैं बताता हूँ ना कैसे है। आप किसी प्राइवेट HRTC की वोल्वो में जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि हम इसका किराया 735 रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो 3 सीटों का ही होता है। उससे अगली सीट का किराया 810 है, उससे अगली का 835 है, उससे अगली का 875 है। हम भी उसी पैटर्न के ऊपर काम कर रहे हैं और हम कामयाब हो रहे हैं और हमारी सवारी जो है वो बढ़ी। सर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो बहुत से अपर के क्षेत्र जो हिमाचल के वहाँ पे नए रूट बनाए गए, नई सड़कें बनाई गई हैं, तो वहाँ पे किस तरह से जो है HRTC नई बसें चलाएगा या बसें चलेंगी? हाँ, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में नई सड़कों का जाल बिछा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ है पिछले 4.5 वर्षों में, इसलिए जो रोड पास होते हैं जहां से लोगों की डिमांड आती है वहां पर हम गाड़ियां दे रहे हैं। और आपके ध्यान में रहे जो हमारे रूट्स हैं, ये जो आप रिमोट एरिया की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में आज रिमोट एरिया के अंदर चलने वाली जो बस है उसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये 110 रुपए पर किलोमीटर मिल रहा है हमें जिस्पा दिल्ली। तो हम कोशिश में है कि जो क्षेत्र ऊपर के जो क्षेत्र है जहां पे लोगों को कठिनाई होती है, जहां जहां भी HRTC के लिए डिमांड आती है हम उसको पूरा करें। स्पेशली बात की जाए लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा को लेकर, तो वहाँ पे बहुत से रूट जो नए बनाए गए हैं बट अभी तक वहाँ पे बसें नहीं चली। ऐसा क्यों नहीं है, मेरे को नाम बताइए। सर अभी 5 टेम्पो ड्राइवर हमने चंबा में भेजे अभी जस्ट सर, वो जो डिमांड थी वहां की ना वो हमने भेजे हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि कहीं पर बड़ा ज्यादा जरूरी है तो काइंडली मुझे बताएंगे तो मैं कर दूंगा उसको। अगर आपके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस धन्यवाद। चाय पिएंगे सभी लोग।